वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आप देख रहे हैं एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। आज 31 जनवरी 2022 है। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से करना चाहते हैं, देन चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। हमारी 2 चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन एंड क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। और दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट लेट मी डाउन। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता ही हूं कि इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करूं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप सब इसको शेयर करेंगे देन इट कैन बिकम ए बिग 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 सीरीज़। ऐसा मत सोचिए कि कोई और कर रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है कि हम ये कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, कोई और जो है वो कर ही रहे हैं तो फिर मैं करूँ ना करूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट नो कि आप शेयर करते हैं और पता नहीं कितने लोगों तक ये पहुँच जाएगा। मुझे भी नहीं पता रहता, आपको भी पता नहीं रहता। दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो टेक ए स्टैंड, प्लीज़ मेक श्योर के यू शेयर दिस लेक्चर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बात करते हैं लिमिट्स ऑफ पावर के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आई एम श्योर हम सबका ये एक्सपीरियंस तो रहा ही है स्कूल में कि जब टीचर नहीं होते थे तो क्लासरूम में एक मॉनिटर हुआ करता था, और ये जो मॉनिटर हैं उनको कुछ पावर्स दिए गए थे कि क्लासरूम में टीचर नहीं है तो हर कोई जो है वो अपना अपना काम करे, पढ़ाई करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उनको 1-2 बार बताएंगे कि भाई आप बातें मत करो, लेकिन फिर भी वो जो आपका क्लासमेट है वो बातें कर ही रहा है तो फिर मॉनिटर जो है वो उसको क्लास के बाहर भेज देगा ताकि क्लासरूम, बाकी का जो क्लासरूम है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ही समथिंग सिमिलर, राइट, हमारी पार्लियामेंट में भी ऐसे सिस्टम है, और हमारी जो असेंबली है, स्टेट लेवल की जो असेंबली, तो उसमें भी इस प्रकार की सिस्टम या फिर इस प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं। अब जस्ट इमेजिन के कोई बच्चा जो है वो एक बार बातचीत कर रहा था, आपने उसको 2-3 बार बताया लेकिन वो मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि भाई आप क्लास के बाहर निकल जाइए, लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरे साल के लिए आप क्लास के बाहर बैठेंगे। तो दैट इज नॉट फेयर, इजंट इट? वो आज बात कर रहा था, हो सकता है कि आज उसको पूरा दिन क्लास के बाहर रखा है, तो फिर वो कल से जो है वो मिसबिहेव नहीं करेगा। ऐसा ही हमारे जो एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र की असेंबली है, तो उनके स्पीकर जो हैं उन्होंने 12 ऐसे बीजेपी के एमएलएज को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। अब इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है कि 1 साल के लिए जो आप सस्पेंड कर रहे हैं ये इलीगल हैं और इरेशनल भी है। इसका लॉजिक भी नहीं बनता है कुछ। इरेशनल यानी कि इलॉजिकल थिंग, रैशनल यानी कि लॉजिकल थिंग, तर्क। रैशनल मीन्स तर्क। अब हमारे देश का जो संविधान है उसमें एक सिस्टम दी गई है कि मान लीजिए कि कोई एक जगह जो है, मान लीजिए एक एमपी है या फिर एक एमएलए है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सीट जो है वो खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। तो उस सीट को भरने के लिए 6 महीने का टाइम दिया होता है कि ये 6 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर री इलेक्शन करवाएगा, और री इलेक्शन के माध्यम से इस सीट को हम 6 महीने के अंदर भर पाए। मीन्स इसको आपको फिलअप कर ही देना है, ये एक नियम है। 1 जनवरी की किसी को मृत्यु हो गई तो 1 जुलाई से पहले आपको ये सीट जो है वो फिल कर देनी है। तो अगर इसमें एक टाइम लिमिट रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती है या फिर वो सीट किसी भी रीज़न से, कोई रेजिग्नेशन दे दिया और फिर वो सीट वैकेंट हो गई, तो 6 महीने के अंदर आपको उसको फिल कर देना है। तो फिर किसी का सस्पेंशन जो है वो 1 साल का या फिर 6 महीने से ज़्यादा कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़, अगेन वो क्लासरूम की बात करते हैं कि वो आज वो शैतानी कर रहा है या फिर आज मिसबिहेव कर रहा है, तो उस बच्चे को आप पूरे साल के लिए थोड़ी निकालोगे। लेट्स से मैक्सिमम आप 1 हफ्ते तक निकालोगे या फिर उस पर्टिकुलर दिन तक निकालोगे। तो ये टाइम लिमिट का जो एक प्रिंसिपल है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की है। द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैनॉट ट्रावर्स का मतलब है पार करना या फिर लांघना, बियॉन्ड द सेशन इन विच द कोज
एरोज, यानी कि आज अगर वो मिसबिहेव करें या फिर लेट्स से विंटर सेशन में उन्होंने मिसबिहेव किया तो फिर पूरे विंटर सेशन के लिए आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बजट सेशन आएगा उसके लिए फिर आप उनको बैन नहीं कर सकते। उसके बाद जो मॉनसून क्षेत्र आएगा तो उसके लिए आप उनको बैन नहीं कर सकते। पूरा साल जो है दैट्स नॉट लॉजिकल। इस पूरे सेशन के लिए, एक दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए आप उनको सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन पूरे साल के लिए सस्पेंड करना जो है वो इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड है। और जो एग्जाम्पल्स हमने लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देखा, ये वैकेंसी वाला 6 महीने के अंदर फुलफिल करना है, तो इसको अगर देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो परफेक्ट है। यहाँ पर द कोर्ट हैज sought to read the power of the house to suspend a member as essentially defensive or self-protective। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक जो हाउस है, एक पार्लियामेंट का, राज्यसभा या लोकसभा या फिर किसी भी राज्य के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इनके पास ये पावर होना एसेंशियल है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी मिसबिहेव करे फिर सेशंस ही ना चले। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये पावर, किसी को सस्पेंड कर देना कुछ समय के लिए, ये पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इस पावर का उपयोग जो है वो आपको सही तरीके से, राइट, अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो इसका एक तर्क भी उसके साथ होना चाहिए। Therefore, the suspension beyond the duration of session was illegal। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पूरे सेशन, विंटर सेशन है तो विंटर सेशन के लिए बैन कीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं तो वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट हैज टर्म्ड द 1 year सस्पेंशन एज प्यूनिटिव एक्शन वर्स देन एक्सपल्शन। प्यूनिटिव यानी कि दंडात्मक एक आप कार्यवाही कर रहे हैं, तो वो बहिष्करण जो है उस प्रकार से, मीन्स बहिष्करण से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर आप किसी को 1 साल के लिए सस्पेंड करते हैं तो। Its reasoning is that if a member is expelled by a resolution of the House, the Election Commission is bound to hold by election within 6 months। ये थोड़ा आपके लिए समझना जो है वो इजी हो जाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ है कि अगर जो पूरा हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो किसी एक मेंबर को हटाना चाहते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, एक प्रोसेस होती है और फिर उस मेंबर को हटाया जाता है कि भाई आप इस घर के सदस्य रहने के लिए लायक नहीं हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो उसको अगर निकाला जाता है उस व्यक्ति को, और फिर जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ऐसे भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती हैं, तो इसकी भी टाइम लिमिट जो है वो 6 महीने की है। उसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन को री इलेक्शन करके उस वैकेंसी को भरना है, तो फिर आप सस्पेंड 1 साल के लिए कैसे कर सकते हैं, राइट। और एक रूल 53 है, रूल 53 ऑफ असेंबली, ये स्पीकर को जो है ये अलाउड है। स्पीकर जो है अगर कोई डिसऑर्डर कंडक्ट करता है, मॉनिटर की तरह स्पीकर जो है वो एक स्टैंड ले सकते हैं। और फिर सरकार ने इस पावर को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि देखिए, ये असेंबली के जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे। ये रूल 53 ये कहता है कि ये स्पीकर तय करेंगे, इसमें फिर कोर्ट इसमें दखल अंदाजी जो है वो नहीं दे सकती। तो इसकी आर्ग्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 212 जो है हमारे संविधान का, उसके हिसाब से अगर आपकी जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है या फिर अगर आपकी प्रोसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टैंड ले सकती हैं। और यहाँ पर एक और रिमाइंडर दिया है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें स्टेप इन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुप बैठकर सारी चीज़ें एक स्पेक्टेटर की तरह देखती नहीं रहेगी, और यहाँ पर यही हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अनलॉकिंग क्लासरूम। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दोस्तों, हमारे देश में हर रोज़ 2 लाख जितने नए कोविड केसेस आ रहे हैं। मुझे, और आपने टीवी चैनल्स में इसको देखा होगा या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स में ये आंकड़ों को देखा होगा। अब सरकार के लिए एक टॉप एजेंडा है, उसमें एक टॉप चीज़ जो होनी चाहिए दैट इज़ रीओपनिंग स्कूल्स। कि हमारी स्कूल्स को हम कब वापस खोलेंगे। अब सोच रहे होंगे कि स्कूल्स जो हैं उनको खोलना मीन्स क्यों इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हमारे देश के सामने हैं। और बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे और इन्फेक्शन आएगा तो फिर बच्चों की हेल्थ जो है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हो सकती है। बट द थिंग इज़, इससे पहले की हमारी डिस्कशंस में कई बार मैंने आपको बताया है कि एक देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि उस देश के
नागरिक। और हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जैसे हम जब बच्चे थे तब हमें बताया जाता था कि हमारे देश का भविष्य जो है वो आप लोग हैं। तो आज आप देखिए, जो जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशन में है, तो वो आज एक्शन, जो आज प्रेजेंट मोड की जो बात अगर करें, तो उन्होंने अब चीज़ों की शुरुआत की, वो पैसे कमा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी का पार्ट हैं, वोट दे रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू। तो आज वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो फिर तैयार हो रहे हैं, एंड दे विल रिप्लेस अस, और हम जो हैं, हमसे जो बड़े हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो एक साइकिल जो है ऐसे एक देश की और समाज की चलती रहती है। अब जस्ट इमेजिन कि जो नेक्स्ट लॉट जो हमें रिप्लेस करने वाले जो बच्चे हैं, अगर उनका एजुकेशन वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि कोविड की वजह से उनका प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, अगर उनको हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो पता चलता है कि उनमें तो कुपोषण है। तो फिर क्या इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। तो इस रीजन से, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे का और एक साल की बात नहीं, ये देश के भविष्य की बात है। उसको एक बिग पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग और एजुकेशन की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आई है कोविड की वजह से। बहुत सारे बच्चों के अंदर जो रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स की जो थोड़ी बहुत स्किल्स आई थी, थोड़ी बहुत कुशलता जो आई थी, इसके ऊपर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से बच्चे जो हैं वो घर पे ही बैठे हैं। लगभग 2 सालों से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घर पर बैठे हैं। और न्यूट्रिशन और इक्विटी की बात करें, अब हमारे देश में एक मिड डे मील नाम का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता जो हैं वो मजदूरी का काम करते हैं। तो उनके पास तो उतना एजुकेशन नहीं है, और माता और पिता दोनों को काम पर जाना पड़ता है घर चलाने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने ये सोचा कि बच्चों की देखभाल जो है वो उनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं खिला पा रहे हैं दोपहर को। शाम को शायद वो बच्चा जो है वो फैमिली के साथ बैठ कर खाएगा, लेकिन स्कूल में वो बच्चा अगर भूखा है तो ना तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, उसके न्यूट्रिशन और उसके हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगी, उसकी ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आएगी, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत की, और मिड डे मील के काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं। बच्चों को जो है वो भरपेट खाना मिल रहा है, प्रोटीन वाला खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट मिल रहा है, और पेरेंट्स को भी ये चिंता नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो आराम से पढ़ पाते हैं, एक्सेट्रा। अब क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो फिर ये मिड डे मील भी बहुत सारी जगहों पर बंद हो गया। तो बच्चों की जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर इसकी इंपैक्ट आ रही है। पेरेंट्स को तो काम पर जाना है, बच्चे घर पर हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो भी हमारे देश के लिए सही नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट है, अब देखिए आंकड़ा, 320 मिलियन चिल्ड्रन हमारे देश के ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया कि उन्होंने क्लासरूम में अपना पैर नहीं रखा है। तो ये सिचुएशन है, और 75% हमारे देश के एडल्ट जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब हमारे देश के पास ट्रीटमेंट के वैक्सीन, ये कोविड के ट्रीटमेंट के लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, कैपेसिटी बिल्डअप काफ़ी सही हो चुकी हैं। हॉस्पिटल में दाखिल होने का जो रेट है वो भी काफ़ी कम है ये 3rd वेव में। तो अब हमें साइंस और डेटा, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक लोकल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये टॉप डाउन डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये सीएम नहीं डिसाइड करेंगे, राइट? ये आप डिसाइड करेंगे। आपका एरिया जो है, एक स्कूल जो चल रही है, स्कूल के प्रिंसिपल और उनके ट्रस्टीज जो हैं वो मिलकर लोकल डॉक्टर्स के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ इंटरैक्ट करके लोकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लोकल डिसीजन अगर लें कि चलिए ये स्कूल जो है वो हम खोल सकते हैं, ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे बच्चे आएंगे तो मास्क पहनेंगे, अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, टीचर्स जो है वो मेक श्योर करेंगे, भले ही एक क्लास आप कम लें, लेकिन आप ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चा अगर खाना पीना चाहता है कुछ, तो अपने हाथ धोकर वो खाएगा, और सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स अगर हम फॉलो करें तो एजुकेशन जो है उसको फिर से रीस्टार्ट किया जा सकता है। और ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनको जब मैं अब पूछता हूँ कि क्या मज़ा आ रहा है, एक लंबा वैकेशन चल रहा है, देन दे आर रियली बोर्ड। वो कहते हैं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, हमें स्कूल जाना है। ऑनेस्टली
अभी तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि नहीं मुझे स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता है। ये वेकेशन जो है, इतना लंबे वेकेशन से स्टार्टिंग में उनको बहुत मज़ा आया था, लेकिन नाउ दे आर बोर्ड। ये ऑन ऑफ जो हो रहा है उसकी वजह से वो बोर्ड हो चुके हैं। अब कई लोगों का कहना ये है कि डिजिटल एजुकेशन, बच्चे जो हैं वो घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आप एडल्ट्स हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। आपका समय बच रहा है, आपको दूसरे सिटी में माइग्रेट नहीं होना पड़ रहा है, अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली या फिर दूसरे ऐसे बड़े सेंटर्स में जाने की अब ज़रूरत नहीं है, एज वी ऑल नो, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लेकिन आपका ग्रोथ जो है वो हो चुका है, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप में से 95%, 96% लोग ऐसे होंगे जो 18 प्लस होंगे या फिर 21 प्लस होंगे। तो आपने वो कॉलेज और स्कूल और वो सारा फेज देख लिया है, आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हो चुका है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन से आप बच्चों का ग्रोथ नहीं कर सकते। वो टाइम बिंग के लिए एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन नहीं है। जब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे से सीनियर, मेरे से जूनियर, इन सभी लोगों के साथ सारे लोगों के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैं ओवरऑल मेरा ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता, ये ग्रोथ आपको फिजिकल इंटरेक्शन से ही होगा। आप किसी की आंखों में आंख डालकर आप कह सकते हैं कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, खुश हैं, दुखी हैं, जो भी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरेक्शन व्हेन यू आर चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम जल्द से जल्द जो है वो कुछ सही सेफ प्रोटोकॉल्स ढूंढकर आगे बढ़े, और बच्चों को जल्द से जल्द भी हमें वैक्सीनेट सेफली, साइंटिफिकली वैक्सीनेट करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है बॉटल्ड स्टॉर्म, ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। बिहार का प्रोहिबिशन लॉ, अल्कोहल जो है वो बिहार में बैंड है। आई बिलोंग, मैं गुजरात से हूँ, राइट, इनफैक्ट आई लिव इन राजकोट, गुजरात। तो गुजरात जो है इसमें भी प्रोहिबिशन है, अल्कोहल जो है वो अलाउड नहीं है। तो क्या गुजरात में अल्कोहल मिलता ही नहीं है? लेट मी टेल यू, जस्ट कपल ऑफ फोन कॉल्स आप करेंगे, आपको बूटलेगर का नंबर मिल जाएगा और आपको जितना चाहिए, जो भी क्वांटिटी, जो भी ब्रांड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दिस इज़ ए रियलिटी। इसके बारे में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात करे ना करे, लेकिन दिस इज़ ए रियलिटी, राइट। ऐसा भी होता है, पुलिस वालों को भी पता होता है कि कौन कहाँ पर शराब बेच रहा है, कौन बुटलेगर हैं, बुटलेगर से कमीशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है। कुछ लोगों को शराब पीनी है, अब इलीगल है तो वो ब्लैक मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन शराब मिल जाती है। तो प्रोहिबिशन से क्या शराब जो है वो बंद हो गई? नो, ये बंद नहीं हुई। आपको किसी चीज़ को अगर बंद करना है तो लोगों की हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अब ये एक लेंथी प्रोसेस लग सकती है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपको मिलती ही रहेगी। प्रोहिबिशन से तो और ज़्यादा इलीगल व्यापार जो है वो बढ़ जाता है। अब बिहार में देखिए, बिहार में आज कोर्ट्स की हालत ये है कि 3.5 लाख जितने केसेस जो हैं, नियरली 3.5 लाख केसेस, और 4 लाख लोग जो हैं वो लास्ट अक्टूबर तक अरेस्ट हो चुके हैं ये शराब के प्रोहिबिशन की वजह से। 20,000 बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और बहुत सारे जेल्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। शराब पीने के गुनाह में उनको जेल में डाल दिया गया है। अब सरकार ने यह तय किया है कि जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग अब एक विजिलेंट के तौर पर एक प्रकार से निगरानी रखेंगे कि अगर कोई इलीगल लिकर खरीद रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है उनके एरिया में, तो वो पुलिस को बता सकते हैं और फिर उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। अब ट्रेंड पुलिस जो हैं वो इसके स्मगलिंग को रोक नहीं पा रही है, डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो टीचर्स जो हैं वो कितना कर पाएंगे? आप सोचिए। दूसरी चीज़, इससे पहले टीचर्स और प्रिंसिपल्स को जो ओपन डेफिकेटर्स हैं, जो खुले में शौच करते थे, तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि एज ए सोसाइटी अगर नज़र रखें, सिर्फ टीचर्स और वो नहीं, सोसाइटी एज ए सोसाइटी, कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पर देखा कि मेरे एरिया में कोई शराब लेकर आ रहा है, जा रहा है इलीगली, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं अगर पुलिस को फ़ोन करूँ और पुलिस एक्शन लेगी तो मुझे लगेगा कि चलो ठीक है। फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा कि मैंने ऐसा किया, फिर मेरे दोस्तों को पता चलेगा, दे विल डू द सेम थिंग, और समाज में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अगर कोई इलीगल शराब पी रहा है तो फिर आप कॉल करेंगे तो पुलिस जो है वो उनके ऊपर एक्शन लेगी।
तो एक प्रकार से पूरा समाज जो है, पूरी सोसाइटी जो है, वो एक विजिलेंस के तौर पर नज़र रखेगी कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो कोई भी कॉल कर देगा कि देखिए यहाँ पर से एक गाड़ी निकली है, वो इस दिशा में जा रही है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, और पुलिस ऑन द स्पॉट एक्शन लेगी। आपको आप कौन है वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और पता नहीं चलेगा कि किस नंबर से कॉल आया था। ये सारी चीज़ें होगी तो फिर आइडेंटिटी अगर प्रोटेक्ट होगी तो फिर लोग जो हैं वो समझेंगे कि नहीं, ये अगर हम स्टैंड लेंगे तो फिर हम समाज में एक बदलाव कर सकते हैं। लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पुलिस को भी घर बैठे बैठे पुलिस को भी, या फिर थाने बैठे बैठे पुलिस को भी कहीं पर बाहर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोग ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और पुलिस जो है वो डायरेक्टली एक्शन ले लेगी। तो ऐसा क्रिएट करना ज़्यादा बेटर है रादर देन सिर्फ आप टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ऑन बोर्ड लाते हैं और फिर टीचर्स और प्रिंसिपल्स अगर कॉल करेंगे और पुलिस एक्शन नहीं ले पाएगी, पुलिस ये कहेगी कि देखिए इतने सारे केसेस हैं, हमारे पास जेल में जगह नहीं है, 3.5 लाख केसेस चल रहे हैं, 4 लाख लोग जो हैं उनके ऊपर अरेस्ट किया गया है, अब हम कहाँ पर रखें, आपके घर पर रखें या फिर स्कूल में आकर रख दें। अगर ऐसे जवाब मिलने लगे तो फिर टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कोई एक्शन जो है वो नहीं, वो भी फिर क्यों फ़ोन करें, उनको क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उनको भी, राइट। The government plans to declog the courts by introducing bailable offences and fines for spot disposal of minor cases. छोटे छोटे केसेस के लिए अब सरकार नियम में कुछ बदलाव लाना चाहती है कि आपको डायरेक्टली बेल मिल जाएगी, आप एक फ़ाइन पे कर दीजिए एंड दैट्स इट, यू आर डन। आपको कोर्ट और उन सारी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो अंडर प्रेशर ओवर द फ्रीक्वेंट डेथ्स ऑफ पीपल आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजनस हूच और एडल्ट्रेड लिकर। होता यह है कि जब जो नॉर्मल जो एक शराब मिलती है, शराब की बोतल जो कोई ब्रांडेड हैं या फिर जो प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा चेक की जाने वाली ऐसी कोई शराब मिल रही है, तो चलो वैसे पिए ना पिए दैट्स ए पर्सनल चॉइस, लेकिन कम से कम ये जो ऐसे मिलावटी शराब हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उससे तो अच्छा ये शराब है कि जो लीगल हैं। तो जहाँ पर आप शराब बंद करते हैं, मीन्स प्रोहिबिशन लाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे इस प्रकार के भी एडल्ट्रेड लिकर जिसको हम कहते हैं वो भी बहुत बिकता है, और वो इतना बिकता है और इतने सारे लोग उसको कंज्यूम करते हैं कि इसकी वजह से कितने सारे लोगों की मृत्यु और हेल्थ ख़राब होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो हूच ट्रेजेडी हो या फिर हूच लट्ठा कांड जिसको हम कहते हैं ये हो तभी नुकसान होता है। बहुत सारे लोग जो है वो 20 रुपये 50 रुपये की जो एक प्लास्टिक की बैग में शराब मिलती है वो कंज्यूम करते हैं, और फिर आप देखिए 5 साल 6 साल के बाद उस व्यक्ति की हालत देखिए, उसको लिवर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो मर जाएगा। वो अगर 20 साल से उसने स्टार्ट किया तो वो 30 तक हार्डली पहुँचेगा, और 30 तक क्या होगा कि उसकी शादी हो गई होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, और फिर ये व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। उसको शराब छोड़नी है लेकिन उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि वो कैसे छोड़ पाए, क्योंकि सरकार के पास वो ऐसे सेंटर्स नहीं है। तो प्रोहिबिशन, आई एम नॉट सेइंग कि शराब जो है वो ओपनली हर जगह पर मिलनी चाहिए, वो एक समाज तय करेगा। फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करें तो कुछ लोगों को शराब पीनी है, लेकिन आज भी मैक्सिमम लोग जो हैं उनका कहना यह है कि अगर शराब जो है उसकी छूट मिल जाएगी गुजरात में तो बहुत सारे लोग फिर मिसबिहेव करेंगे, राइट। वो शराब पी कर यहाँ वहाँ घूमेंगे, राइट। तो फिर जो बहू बेटियां हैं उनका घर के बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसका रेजिस्टेंस करते हैं, और इसीलिए आज भी उसको लेकर मीन्स एक बैन है। तो इट्स ओके, लेकिन फिर इसको रोकने के लिए अगर आपको इसको रोकना है, मीन्स इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, तो आपको हैबिट से ही इसको बदल सकते हैं। आप कितने भी डिबेट कर लीजिए, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, जब तक लोगों की पर्सनल हैबिट्स चेंज नहीं होगी, अगर किसी व्यक्ति को शराब छोड़ना है तो फिर उसके लिए ऑप्शंस जो हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। तो ऐसे चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। आप या तो टैक्स जो है वो ज़्यादा कर दीजिए, तो टैक्स ज़्यादा कर देंगे तो लोग जो हैं वो क्वांटिटी जो है वो उसकी थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि शराब जो है वो महंगी हो जाएगी। लेकिन फिर आप देखिए उसमें भी पार्शियलिटी है। कई लोगों के पास लाइसेंसेस होते हैं, तो वो लाइसेंस है तो वो शराब पी सकता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो शराब नहीं पी सकता। तो ये भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। फिर लोग ये भी सोचते हैं कि यार जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, राइट, जो ऐसा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो फिर चल नहीं पाता उतना शराब पीना है, जो 2 पैक पीते हैं, उन लोगों का उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि हम तो 2 पैक पीकर घर पर सो जाते हैं, और जो अल्कोहलिज्म है वो क्राइम है कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप रोकिए।
हमें क्यों परेशान करो, और एक ही देश में दूसरे राज्यों में छूट है और हमारे यहाँ पर छूट नहीं है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। फिर आर्मी वालों को छूट है, आर्मी कैंटीन्स में, बिहार की आर्मी कैंटीन्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, गुजरात की कैंटीन्स में मिल जाएगी, दूसरे राज्यों में जहाँ पर बैन है वहाँ पर ये अल्कोहल्स और बॉटल्स और सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो हमें क्यों नहीं मिल रही? तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट इफ़ यू रियली वांट टू मेक ए चेंज, अब बिहार में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इसलिए ताकि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहलिज्म में की चपेट में आ गए थे, तो उनकी हैबिट चेंज करने के लिए आपको कुछ ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, अल्कोहल एनोनिमस के साथ टाई अप करना, ये सारी कुछ चीज़ें अगर की जाती और धीरे धीरे चीज़ों को चेंज किया जाता तो आई थिंक सही रहता। कंप्लीट बैन जो है, प्रोहिबिशन जो है, वो हमेशा इलीगल ट्रेड को पैदा करता है। और ये बात ड्रग्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बात चरस, गांजा और दूसरे जो ऐसे सब्सटेंस आते हैं उसमें भी ऐसा ही है। तो दिस इज़ द थिंग। और सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया के हर एक देश में हर जगह पर जहाँ पर कोकेन, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें बैंड है, वहाँ पर आपको इलीगली मिल ही जाता है। तो इट्स ए नेवर एंडिंग, क्योंकि बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग पैसे भी इससे कमाते हैं, तो पुलिस चोर ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है। बट जिन लोगों को इसमें से निकलना है उनके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। दैट्स द थिंग दैट आई एम आर्ग्यूइंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पेगासस रॉ। ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। मोदी सरकार के ऊपर एक इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम जो है इसमें सरकार को क्लीन रहना पड़ेगा। मीन्स क्लीन इन द सेंस कि सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो, यही मोदी सरकार के लिए सही रहेगा। अब ये मैटर क्या है, पेगासस क्या है? पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, ये एक इजरायली स्पाईवेयर है, राइट। और ये बताया जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2017 में भारत सरकार ने इजराइल के साथ एक डील की थी। इसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और इंटेलिजेंस गेयर जो है वो सरकार ने खरीदी। $2 बिलियन का ये पैकेज था, और इस पैकेज के अंदर ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो भी इन्वॉल्व था। इसमें मीन्स ये पूरे पैकेज में पेगासस भी हमें मिला, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहता है। अब मीडिया रिपोर्ट ये भी कहता है कि इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से बहुत सारी सरकारों ने पॉलिटिशियंस, ओपोनेंट्स, जर्नलिस्ट और दूसरे ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखी है। फॉर एग्जांपल, आपका जो व्हाट्सएप है, आपको लगता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन पेगासस के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं, आप जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे तो सरकार जो है वो देख पाएगी कि आपने किन किन लोगों के साथ क्या क्या बातें की हैं। आपके ऊपर एक नज़र रखी गई। अब इट ऑल्सो नीड्स टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन इंसिन्यूएशंस। आक्षेप जो लगा है कि ये जो डील है, पेगासस वाली जो डील हुई थी, या फिर एक $2 बिलियन की जो 2017 की डील है, इस डील में ऐसा भी किया गया था, लिखा नहीं जाता है, लेकिन इस डील में कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा गया था कि भाई यूनाइटेड नेशंस में जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैं, तो उसका ऑब्जर्वर स्टेटस पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को न मिले, इसके ऊपर भारत को वोट देना होगा। तो ऐसी कुछ डील हुई थी, ऐसे आक्षेप लगाए गए हैं। और भारत ने जून 2019 में पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये वोटिंग दिया, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल के पक्ष में भारत ने वोट दिया। तो ये भी एक इल्ज़ाम जो है वो सरकार के ऊपर है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर ऐसी अगर चीज़ हो रही है कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आपकी प्राइवेसी भी वायोलेट हो रही है और ये इलीगल भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की एक इंडिपेंडेंट पैनल जो है वो तैयार की है। अब ये पैनल जो है वो इस चीज़ को स्टडी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपको एक फ्री पास नहीं मिल सकता। आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, पकड़े गए, फिर आपने कहा सर नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। इट्स लाइक जब आप पकड़े जाते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि हर बार ये फ्री पास का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और जुडिशरी जो है वैसे म्यूट स्पेक्टेटर के चुपचाप बैठकर जुडिशरी सारी चीज़ें देखती रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। पेगासस जो है इसको बनाती है एक कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप। ये इजराइल की कंपनी है, और इस कंपनी का कहना यह है कि हम ये जो प्रोडक्ट है हमारा पेगासस, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं देंगे। आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर गूगल जाकर NSO को कहेगी कि भाई हमें ये पेगासस दे दीजिए, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, तो NSO कह देगी नहीं। क्यों? NSO जो हैं ये गवर्नमेंट को ही ये चीज़ें बेचती हैं। तो इजराइल की गवर्नमेंट अगर कहे कि हाँ ये भारत को दे दो, तो फिर NSO दे देगी। अगर इजराइल की गवर्नमेंट कहे कि ये चाइना को दे दो, तो फिर ये पेगासस जो है वो दे देगी। उसके बदले में पेगासस को, ये NSO को पैसे मिलेंगे।
तो इस प्रकार की चीज़ जो ऐसे ही एनएसओ ग्रुप जो है वो डील करता है, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ हाथ में नहीं देता है। अब टेररिस्ट के प्लॉट्स को अनलॉक करने के लिए, अनफोल्ड करने के लिए ये पेगासस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ये अच्छा भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल सिटीजन्स के ऊपर नज़र रखने के लिए किया जाए तो ये इलीगल है। अब देखते हैं कि ये जो 3 मेंबर की इंडिपेंडेंट पैनल है वो क्या ढूंढ पाती है और फिर क्या फाइनली मिलता है। और फिर देखते हैं कि फ़िलहाल जो मोदी सरकार है उनका कहना यह है कि हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये वो जो भी है वो फिर फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग 1 साल से ये टॉपिक जो है वो कई बार न्यूज़ में रहता है। तो आज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन हो गया, नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया कि ये पेगासस बेसिकली है क्या। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सॉरी ये द हिंदू का नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, गुड न्यूज़ बिफोर बजट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को हम देखेंगे और देखेंगे क्या क्या बदलाव जो है वो इकोनॉमी में हो रहे हैं। भारत के जो मर्चेंडाइज या फिर गुड्स एक्सपोर्ट हैं, जो सामान भारत एक्सपोर्ट करता है, उसको अगर हम देखें तो इसने ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड क्रॉस कर लिया है। $393 बिलियन का सामान भारत ने एक्सपोर्ट किया। लगभग 1 दशक से हमारा जो मैक्सिमम मीन्स एक जो रेंज थी हमारी एक्सपोर्ट की एनुअल रेंज, वो 250 to 330 बिलियन डॉलर की थी। अब हमने $393 बिलियन को क्रॉस कर लिया है, तो इट्स ए गुड न्यूज़। ग्लोबल जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उन ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो टोटल है तो उसमें लगभग 2% जितना एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे देश का हो चुका है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड साइन, ये भी एक अच्छी बात है। ये इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू यूएसए, चाइना और दूसरे देश, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो है अभी तक का उसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमारा अभी ये रजिस्टर हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो एक्सपोर्ट है वो चल रहा है और ग्लोबल गुड्स ट्रेड भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी अच्छा हुआ। 2021 की बात करें तो भारत ने $16 बिलियन के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया, जो 2018 का जो लेवल था उससे लगभग डबल। तो ये भी एक अच्छी साइन है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले 4 सालों के अंदर भारत जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो $110 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट करेगा। ये अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक टारगेट रखा है, शायद अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो PLI स्कीम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे देश में। कुछ 30 जितनी हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनीज आ चुकी है, 10 को PLI स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी कि अगर आप ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में ये रखा गया होता है कि अगर आप इतने से ज़्यादा एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और तब ये स्कीम जो है वो किकिंग हो जाती है। लेट्स से कि अगर एक मोबाइल फ़ोन आप बना रहे हैं, ₹100 का वो है, तो सरकार आपको उसमें ₹5 देगी। तो ₹5 जो है वो आपका एक प्रकार से सपोर्ट हो जाएगा सरकार की तरफ से। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको पर यूनिट सरकार की तरफ से एक छोटा सा अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव बूस्ट मिल जाता है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो भारत में स्थापित हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और इनका काम भी जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा केमिकल्स की बात करें, जो फाइन केमिकल्स हैं, तो फाइन केमिकल्स का एक्सपोर्ट जो है वो भी भारत का इम्प्रूव हुआ है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है, दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको ये आंकड़े जो हैं वो PDF डाउनलोड करने के बाद आप इनको देख लीजिएगा, राइट। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस के तौर पर है। लेकिन हर क्षेत्र, टेक्सटाइल और एप्रल, कपड़ों की बात करें, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमें ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन अब हम उसमें भी इम्प्रूव हो रहे हैं। अब देखते हैं इसके रीज़न्स क्या है। एक रीज़न यह है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में जा रही हैं, तो इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। फिर चाइना में मशीन्स आने लगे तो वहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव काम है वो भी थोड़ा कम हुआ। अब मशीन से प्रोडक्शन बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन अब लेबर इंटेंसिव काम जो है वो भारत के पास बहुत सारे मजदूर हैं, तो यहाँ पर ऐसा काम जो है वो आ रहा है। इसके अलावा चाइना के अंदर नए रूल्स आ गए, एनवायरमेंटल रूल्स, राइट। तो कुछ ऐसे केमिकल्स पहले अलाउड थे, अब चाइना में वो अलाउड नहीं है, तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो फिर भारत में बनेंगे। सरकार ने, राज्य सरकारों और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी प्रोवाइड की है, ज़मीनें प्रोवाइड की,
स्पीडी परमिशंस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, टैक्स में कुछ बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें दी है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर स्थापित हो रही हैं। फिर सिंजियान का जो कॉटन है उसके ऊपर यूएसए ने बैन लगाया है, तो फिर इसकी वजह से भारत का कॉटन जो है वो पिकअप कर रहा है गारमेंट्स और इन सारी चीज़ों में। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ताइवान की हैं, चाइना की कंपनीज़ हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने वाले जो लोग थे तो अब उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, तो वो भी अपना नया बिजनेस जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो वो भी कुछ दूसरे देशों में अपना बिजनेस जो है, पहले वो काम करते थे उस कंपनी में, अब उन्होंने खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे देशों के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी भारत और दूसरे देशों में, तो उसमें भारत को भी फ़ायदा हो रहा है। फिर नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस के प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। फिर कुछ चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, एयर कंडीशनर्स, तो अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया कि हम यहाँ पर हमारे देश में ही एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे बदलाव की वजह से ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो भारत का इम्प्रूव हुआ है। नए डिसरप्शंस भी आएंगे ऑटो इंडस्ट्री में। अभी तक हमने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फिर महिंद्रा, टाटा, ये सारी कंपनीज का नाम सुना था। अब एप्पल और सोनी जैसी कंपनीज जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएगी, तो कंपटीशन होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, नई स्किल्स डेवलप होगी, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा भी भारत की इकोनॉमी को मिल रहा है। और एक रीज़नेबल लेवल पर लोन भी प्रोवाइड करने की सरकार ने कोशिश की है, इजी एक्सेस टू कैपिटल। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं, आंकड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे। तो दिस आर ऑल गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी बिफोर बजट। ठीक है, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। अब न्यूज़ आइटम्स को देख लेते हैं। 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया, दो अलग अलग एनकाउंटर्स हुए कश्मीर में, तो इसमें टोटल 5 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। आज 11 बजे हमारे देश का जो बजट सेशन है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो जाएगा, और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आज पार्लियामेंट में रखा जाएगा। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दोनों जो हाउसेस हैं उसका स्मूथ ऑपरेशन हो इसको लेकर एक डिस्कशन की थी, और मेक श्योर किया था कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में आगे बढ़े। हमारे देश के पिता जो हैं महात्मा गांधी जी, तो कल यानी कि 30 जनवरी को उनकी 74th डेथ एनिवर्सरी थी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने यह कहा कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो राफेल नडाल ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, 21st टाइम उन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। सैटरडे को जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है बांग्लादेश। आज आपके लिए पिगासस के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू सून विथ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपकी बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, और थैंक यू सो मच राइट फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर सपोर्ट। एंड कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही क्वालिटी लेक्चर्स जो हैं वो आप तक हर रोज़ मैं पहुँचाता रहूँ। लेकिन उसके लिए you have to support us as well. You have to spread the word. You have to inform other students about this education channel as well as Curiously Forever. तो मिलते हैं soon. God bless you all. Jai Hind.